नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, लाइक एग्जांपल के तौर पर जो भी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, अगर वो सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रहा, किसके लिए काम कर रहा, सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रहा, तो वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है ना। ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है, एक तरीके से ग्रुप ऑफ पीपल, जब कुछ लोग आपस में मिलकर काम करते हैं उसे ऑर्गेनाइजेशन बोल देते हैं। और हमारे ऑर्गेनाइजेशन दो तरह का होता है, बिजनेस और नॉन बिजनेस। तो नॉन बिजनेस को ही नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अब लाइक एग्जांपल के तौर पर अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात करूं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए चलाने के लिए पैसा चाहिए। भाई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए पैसा चाहिए, तो भाई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए क्या होता है, पैसा आ जाता है, क्योंकि उसका जो मोटिव होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट मोटिव होता है। तो प्रॉफिट मोटिव को देखकर जो है इन्वेस्टर मिल जाते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। मगर जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसका मोटिव सोशल वेलफेयर होता है, यानी समाज सेवा होता है। और समाज सेवा के लिए कौन इन्वेस्ट करता है, ज्यादातर तो कोई इन्वेस्ट करता नहीं, ठीक है। तो वो जहां पैसा, फिर पैसा उसको चलाने के लिए कैसा आता है, नॉर्मली उसको चलाने के लिए भी पैसा चाहिए, तो पैसा कैसा आता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है, सोर्सेस ऑफ इनकम, ठीक है। क्या टॉपिक है हमारा, सोर्सेस ऑफ इनकम। किस तरीके से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए पैसा आता है, ठीक है, ये देखेंगे हम आज, ठीक है ना, कि हमारे पास कौन कौन से सोर्सेस ऑफ इनकम होते हैं, जिस तरीके से हमारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चलता है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या, जो समाज सेवा के लिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है, या जो एग्जांपल के तौर पर ह्यूमन वेलफेयर या सोशल वेलफेयर के लिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन बनाया जा रहा है, उसी को कह देते हैं हम क्या, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब उसको भी चलाने के लिए पैसा तो चाहिए, तो पैसा कहां से आता है वो देखेंगे तो इस टॉपिक के अंदर, है ना। सोर्सेस ऑफ इनकम देखेंगे। अगर सोर्सेस ऑफ इनकम की बात करूं तो सबसे पहले जो सोर्स होता है तुम्हारा, देखो सब्सक्रिप्शन होता है ना। क्या होता है सब्सक्रिप्शन नॉर्मली, है ना। लाइक एग्जांपल के तौर पर मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन चल रहा, अगर उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग जुड़े हुए होंगे, है ना, उस ऑर्गेनाइजेशन से जो भी बंदा उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा होगा, उसी को हम कहते हैं मेंबर, है ना। कोई भी बंदा अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है उसको क्या कहेंगे, हम मेंबर कहेंगे। अब नॉर्मली जो मेंबर होते हैं, वो मेंबर क्या करते हैं, रेगुलर बेसिस पर कुछ ना कुछ अमाउंट और कुछ ना कुछ फंड जो है पे करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। आ रहा नहीं यार उसमें। अब नॉर्मली जो हर महीने के हिसाब से भी कर सकते हैं, हर साल के हिसाब से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर वो जो अमाउंट मेंबर के जरिए, ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को दी जाती है, उसी को कहा जाता है सब्सक्रिप्शन, है ना। अब नॉर्मली मैंने तुम्हें इससे पहले बताया था, तुम्हें याद हो शायद, कि हमारा जो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट होता है उसके अंदर रिवेन्यू नेचर के आइटम आते हैं और कैपिटल नेचर के आइटम आते हैं। तो जो हमारा सब्सक्रिप्शन होता है ना, सब्सक्रिप्शन ये रिवेन्यू नेचर का होता है। क्यों, क्योंकि एग्जांपल के तौर पर जब सब्सक्रिप्शन आता है ना ऑर्गेनाइजेशन के पास, तो ऑर्गेनाइजेशन इस सब्सक्रिप्शन को वापस नहीं करता, पहली बात तो, है ना। कोई लायबिलिटी हमारी क्रिएट नहीं होती है, ठीक है, और ना ही हमारे पास से कोई एसेट्स जाती है। तो इसका मतलब क्या, पहली चीज ये हमारी सोर्सेस ऑफ इनकम है, यानी हमारी क्या है, रिसिप्ट, क्या है, रिसिप्ट है। दूसरा जो इसका इफेक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर, इनकम साइड में, ठीक है। कहां जाएगी, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर इनकम साइड हो जाएगी। क्लियर हुआ, है ना। अब नॉर्मली सब्सक्रिप्शन के बाद हमारा दूसरा सोर्सेस ऑफ इनकम क्या होता है, सब्सक्रिप्शन हो गया। सब्सक्रिप्शन के बाद दूसरा सोर्सेस ऑफ इनकम अगर हम बात करें तो वो होता है एंट्रेंस फीस। क्या होता है, एंट्रेंस फीस होता क्या है, नॉर्मली समझे बात को थोड़ा सा। नॉर्मली अगर मैं एंट्रेंस फीस की बात करूं तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जो कंपटीशन करवाते हैं, ठीक है। अब उस कंपटीशन करवाते हैं लाइक जिससे कि बच्चों को जो है नॉलेज हो सके, है ना, बच्चों को नॉलेज हो सके, एजुकेट करने के लिए कुछ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, ठीक है, कंपटीशन करवाते हैं, ठीक है, जिससे कि बच्चों की जो नॉलेज हो वो गेन हो जाए, है ना। अब लाइक एग्जांपल के तौर पर कंपटीशन करवाते हैं, तो कंपटीशन के अंदर जो भी बंदा या जो भी आउटसाइडर होगा, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का बंदा जो भी होगा, ठीक है, अगर उस कंपटीशन के अंदर जो है पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, तो उस पार्टिसिपेट करने के लिए उसको कुछ ना कुछ अमाउंट पे करनी पड़ती है, ठीक है, बाहर के बंदे को, ठीक है, आउटसाइडर को, ठीक है। जो भी बंदा एग्जाम के अंदर या कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहता है और उसके अंदर अगर एग्जाम्पल के तौर पर वो पार्टिसिपेट करते वक्त जो अमाउंट पे करता है ऑर्गेनाइजेशन को जो अमाउंट पे करता है उसी को बोलते हैं एंट्रेंस फीस, है ना। अब नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से तो ये क्या है, एंट्रेंस फीस रिसिप्ट है ना। अब एक और चीज है, अगर ये ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से एंट्रेंस फीस रिसिप्ट है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या ये रेवेन्यू नेचर है कि कैपिटल नेचर है,
तो नॉर्मली जब ये एंट्रेंस फीस आती है, ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पर हम तो कॉम्पिटिशन करवाएंगे, अब हम कंपटीशन करवाएंगे तो एक बार एंट्रेंस फीस आ जाती है तो इससे हमारे को कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होती है। अब तुम अगर एग्जाम दोगे तो भी ठीक, कंपटीशन में बैठो कोई दिक्कत नहीं बैठते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हम एक बार अगर ये फीस आ जाती है तो वापस नहीं करता ऑर्गेनाइजेशन, इसी वजह से ये रिवेन्यू नेचर का होता है, इसीलिए इसको कहाँ डालते हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर डालते हैं, ठीक है, कहाँ डालते हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर, इनकम साइड में जाएगा। तीसरा अगर मैं सोर्स की बात करूं, ठीक है, तीसरे सोर्स की बात करूं मैं, तो तीसरा सोर्स होता है हमारे पास डोनेशन। देखो पहली बात डोनेशन, डोनेशन एक बहुत बड़ा सोर्स होता है किसी भी एनपीओ या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को चलाने का, ये भी बहुत बड़ा सोर्स होता है, बात है ना। अब डोनेशन की अगर मैं बात करूं, पहले याद रखना है कि डोनेशन होता है दो तरह का, डोनेशन दो तरह का होता है, डोनेशन सिंपल भी हो सकता है और डोनेशन स्पेसिफाइड कर भी दिया जा सकता है। लाइक डोनेशन सिंपल भी हो सकता है ना, देखो डोनेशन सिंपल भी हो सकता है और स्पेसिफाइड भी हो सकता है ना, डोनेशन सिंपल भी होगा और डोनेशन स्पेसिफाइड भी होगा। अब नॉर्मली अगर डोनेशन सिंपल होता है, डोनेशन सिंपल होता क्या है, लाइक एग्जांपल के तौर पर किसी ने केवल तुम्हें डोनेशन दे दिया और ये ना बताया कि ये डोनेशन कहाँ किस तरह से इस्तेमाल करना है, किस वजह से दिया जा रहा या किस पर्पज से दिया जा रहा है ना, किस वजह से दिया जा रहा या किस पर्पज से दिया जा रहा, बस डोनेशन दे दिया। अब वो तुम्हारा, अब एग्जांपल के तौर पर डोनेशन दे दिया, किस वजह से दिया गया और किस पर्पज से दिया गया ये क्लियर तरीके से नहीं बताया, सिंपल डोनेशन। और अगर तुम्हारा पास डोनेशन आ रहा है और तुम्हें बता दिया गया है कि इसको कहाँ इस्तेमाल करना, किस पर्पज से ये दिया जा रहा है, तो स्पेसिफाइड है ना। अब दोनों डोनेशन है तो रिसीव, पैसा आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो ऑर्गेनाइजेशन के पास अगर पैसा आ रहा है तो दोनों डोनेशन होता है तो रिसिप्ट है, सिंपल डोनेशन होता है तो भी रिसिप्ट होता है और अगर स्पेसिफाइड हो तो भी रिसिप्ट होता है तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या रिसिप्ट, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो दोनों होते तो रिसिप्ट ही है, मगर दूसरा जो इनका नेचर है, अगर मैं नेचर की बात करूं तो डोनेशन है जो सिंपल डोनेशन होता है वो होता है रेवेन्यू नेचर का, है ना। वो कैसे नेचर का होता है, वो होता है रेवेन्यू नेचर का। रेवेन्यू नेचर का मतलब क्या, यहाँ पैसा आता है आपके पास मगर पैसा आने से कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती, पैसा आने से कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती, आप जहां चाहो वहां इस्तेमाल करो, कोई आपसे सवाल नहीं पूछेगा, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट नहीं है, ठीक है। तो सिंपल डोनेशन तो रेवेन्यू नेचर का होता है, रेवेन्यू नेचर का है तो कहा जाएगा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर, और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर कहा जाएगा इनकम साइड में। और अगर डोनेशन स्पेसिफाइड है, डोनेशन अगर स्पेसिफाइड है, डोनेशन बताया कि डोनेशन टूर्नामेंट के लिए दिया गया, डोनेशन किसी और चीज के लिए दिया गया, डोनेशन कैंप के लिए दिया गया, तो डोनेशन वहां वो स्पेसिफाइड हो गया, है ना। और अब उस डोनेशन को ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से इस्तेमाल नहीं कर सकता, यानी अगर उसने कहीं और इस्तेमाल कर लिया, मान लो डोनेशन टूर्नामेंट के लिए दिया गया था और हमने उस डोनेशन को किसी अदर जगह इस्तेमाल कर लिया, तो हमसे क्वेश्चन उठ सकता है, हम उसके लिए अकाउंटेबल हो गए, हम अब लाइबल हो गए, हम उस डोनेशन को कहीं और दूसरी जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिस वजह से अब वो हमारे लिए कैपिटल नेचर का बन गया, है ना। कैपिटल नेचर का बन गया तो कैपिटल नेचर का जो इफेक्ट होता है वो बैलेंस शीट के अंदर होता है, बैलेंस शीट के अंदर भी लायबिलिटी साइड में जाएगा। ठीक है, चौथे नंबर पर आ जाओ। अगर मैं चौथे नंबर की बात करूं तो चौथे नंबर पे लेगेसीज। लेगेसीज यानी विल, वसीयत, हिंदी में बोल सकते हैं वसीयत, है ना। वसीयत है वो तुम्हारा दो तरह की हो सकती है। अमाउंट अगर इसकी बात करी जाए तो वसीयत जो है तुम्हारी, ठीक है, दो टाइप में हम इसको कैटेगराइज कर सकते हो, ठीक है। या तो वो सिंपल वसीयत होगी, सिंपल लेगेसी होगी, या होगी एग्जाम्पल के तौर पर वो स्पेसिफाइड, सिंपल होगी या होगी स्पेसिफाइड। सिंपल क्या, लाइक एग्जाम्पल के तौर पर वसीयत तो समझ में आ गया, ठीक है भाई, मरने के बाद प्रॉपर्टी का मालिक कौन होगा, है ना, ये तुम्हारा लेगेसी कहलाता है, ठीक है, कि मेरे बाद मेरी जो जायदाद है, मेरी प्रॉपर्टी है, उसका मालिक कौन होगा, ठीक है, यानी वही लेगेसी होती है ना। अब नॉर्मली होता क्या है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका कोई वारिस नहीं होता, कोई बच्चा नहीं होता, कोई उनके मतलब कोई वारिस नहीं होता। अरे वारिस नहीं होता तो फिर एग्जाम्पल के तौर पर वो पैसा बहुत कमाते हैं अपनी जिंदगी में, तो वो क्या करते हैं, मरने से पहले पहले अपनी वसीयत लिख कर जाते हैं कि भाई मेरे बाद मेरी सारी प्रॉपर्टी, मेरी सारी जायदाद का मालिक एक एनजीओ होगा,
मैं इस फला फला एनजीओ को अपनी सारी की सारी जो जायदाद है वो क्या कर देता हूँ, ठीक है, डोनेट करूंगा, मगर आफ्टर डेथ। तो अगर आफ्टर डेथ दे रहा है वो, तो लेगेसीज आ रहा है नहीं आ रहा समझ में, ठीक है। तो जो डेथ के बाद कोई सी भी चीज जो है एनजीओ के पास या एनपीओ के पास आएगी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो लेगेसीज कहलाती है। अब ये लेगेसी सिंपल भी हो सकती है और स्पेसिफाइड भी हो सकती है। कोई तुम्हें पैसा सिंपल तरीके से दे दे, क्लियर तरीके से ना बताए कहाँ इस्तेमाल करना है, किस तरह से करना, ठीक है, तो सिंपल। बाकी स्पेसिफाइड का मतलब क्या है कि बता दिया जाए कि भाई किस पर्पज से दी जा रही है लेगेसी, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या पर्पज है इसका, क्या ऑब्जेक्टिव है, तो तुम्हारा स्पेसिफाइड। तो एग्जाम्पल के तौर पर दोनों होती तो तुम्हारी रिसीव की है, होती तो रिसीव की है ना, ठीक है, मगर इसका नेचर चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो सिंपल लेगेसीज होती है ये रेवेन्यू नेचर की होती है। अगर रेवेन्यू नेचर की होती है तो इसका जो ये अमाउंट होगी वो कहां जाएगी, तुम्हारी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर और इनकम साइड में जाएगी, आ रहा भी नहीं आ रहा तुम्हें, ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर इनकम साइड में जाएगी। जबकि तुम्हारा जो ये स्पेसिफाइड लेगेसीज होती है ये कहा जाती है, तुम्हारी कैपिटल नेचर की होती है। कैपिटल नेचर की होती है तो बैलेंस शीट के अंदर जाएगी, बैलेंस शीट के अंदर भी लाइबिलिटी साइड में जाएगी, क्योंकि लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। समझ में आ रहा? नेक्स्ट आओ उसके बाद अगले पॉइंट की बात करते हैं, फिफ्थ पॉइंट, ग्रांट्स। देखो ग्रांट्स की अगर मैं बात करूं नॉर्मली, है ना, ग्रांट्स का मतलब नॉर्मली मदद, हेल्प। कौन सी मदद? जो गवर्नमेंट के जरिए मदद की जाती है। बहुत सारे एनजीओ, बहुत सारे ऐसे होते हैं एनजीओ या एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिनको गवर्नमेंट की तरफ से भी मदद आती है ना, गवर्नमेंट की तरफ से भी एक मदद आ जाती है, उनके पास पैसा आ जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, उन्हीं को ग्रांट्स कह दिया जाता है। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ? अब जो ग्रांट्स होती है, पहली बात इसका नेचर की अगर मैं बात करूं तो ये तुम्हारा रेवेन्यू नेचर का होता है, कैपिटल नेचर की नहीं होती। यहाँ तुम अकाउंटेबल नहीं होते, तुमसे क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, तुम जहां चाहो उसको सामान इस्तेमाल कर सकते हो, कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होती है। और इस एक और चीज है, कोई एसेट्स तुम्हारे पास से जाता भी नहीं है तुम्हारे पास से, यानी एसेट्स भी रिड्यूस नहीं होती है। तो सिंपल शब्दों में रेवेन्यू नेचर की होती है। रेवेन्यू नेचर की होने की वजह से पहली बात तो रिसीट होती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, दूसरा जो इसका इफेक्ट पड़ेगा वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर इनकम साइड में रहेगा। समझ में आ रहा? नेक्स्ट आउटकम इसके बाद ग्रांट के बाद आते हैं फंड। बस इतना याद रख लो, फंड तो तुम्हारा दो तरह का हो सकता है, जनरल फंड या स्पेशल फंड। फंड दो तरह का हो सकता है, जनरल फंड हो सकता है या हो सकता है स्पेशल फंड। पहली बात, फंड हमेशा कैपिटल नेचर का होता है, रेवेन्यू नेचर का होगा ही नहीं। यानी जब भी फंड देखोगे कहां जाएगी, बैलेंस शीट के अंदर। जब भी फंड देखोगे कहां जाएगी उसका अमाउंट, बैलेंस शीट के अंदर। आ रहा कि नहीं आ रहा? सच में कैपिटल नेचर का होता है। फंड दो तरह का होता है, जनरल फंड हो सकता है, नॉर्मली जो जनरली बना दिया जाता है आमतौर पर, ठीक है, और स्पेशल फंड जो किसी खास पर्पज से या खास ऑब्जेक्टिव की वजह से बनाया जाता है, किसी स्पेशल ऑब्जेक्टिव की वजह से बनाया जाता है, किसी स्पेशल वर्क की पर्पज की वजह से बनाया जाता है, ठीक है। तो फंड तुम्हारे दो तरह का हो सकता है, दोनों फंड ही तुम्हारे कहा जाएंगे, बैलेंस शीट के अंदर जाएंगे। अब फंड से पैसा तो आता है, तो फंड तो तुम्हारे लिए रिसीव होता है, रिसीव होता है फंड। दूसरा इसका इफेक्ट क्या होगा, फंड अगर रिसीव होता है, दूसरा इसका इफेक्ट क्या है, कैपिटल नेचर का तो कहां जाएगा, लायबिलिटी साइड में जाएगा, बैलेंस शीट के अंदर। और लायबिलिटी साइड में भी जाएगा तो लायबिलिटी साइड में भी कहां जाएगा, ठीक है, कैपिटल फंड के अंदर जाएगा, ठीक है। चलो तो बस लायबिलिटी साइड में जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आउट उसके बाद फंड के बाद आगे चलते हैं सन्ड्री रिसीप्ट। लाइक एग्जांपल के तौर पर न्यूज़पेपर या जो भी तुम वेस्ट मटेरियल होता है, वेस्ट मटेरियल के अंदर बहुत सारी चीजें, लाइक एग्जांपल के तौर पर बहुत सारा वेस्ट मटेरियल होता है जो कबाड़ की तरह बिकता है, कबाड़ की तरह बिकता है नहीं बिकता, लाइक न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर जो है, अगर आज का न्यूज़पेपर कल को तुम इस्तेमाल नहीं कर सकते तो वो तो बिल्कुल वेस्ट हो जाता है। वो दोस्तों क्या होता है, वो रद्दी की तरह बिकता है। अब वो रद्दी की तरह बिकता है तो बिकने के बाद भी उससे कुछ ना कुछ इनकम होती है, होती नहीं होती। तो जो इनकम होती है वो क्या कहलाती है, तुम्हारी सन्ड्री रिसीप्ट। क्या कहलाती है, सन्ड्री रिसीप्ट। अब इस सन्ड्री रिसीप्ट का मतलब क्या, जो वेस्ट मटेरियल को बेचकर जो भी चीज तुम्हारी, वेस्ट मटेरियल को बेचकर जो भी पैसा तुम्हारे पास आता है वो तुम्हारे लिए क्या होती है, सन्ड्री रिसीप्ट होती है। तो इसमें पैसा तो आता है, ठीक है, रिसीप्ट हो रही है, पैसा तो आएगा, साथ ही साथ इसका इफेक्ट कहां होगा, रेवेन्यू नेचर का, कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती है और कोई एसेट रिड्यूस नहीं होती है। इसका मतलब क्या है, ये तुम्हारा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर इनकम साइड में, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलो,
इसके बाद 8वां पॉइंट है तुम्हारा लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस, बात करते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस होती क्या है। लाइक एग्जांपल के तौर पर तुम्हारे एनजीओ से या तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन से कोई जितने भी बंदे जुड़े रहते हैं उनको बोलते हैं मेंबर्स, और रेगुलर बेसिस पर भी अमाउंट दे सकते हैं एज ए सब्सक्रिप्शन, है ना, सब्सक्रिप्शन के तौर पर। और वो पूरी लाइफ जितना भी जब तक एनजीओ चलेगा तब तक एक ही साथ अमाउंट जो पेमेंट कर देते हैं उसे बोलते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस। ठीक है, एक ही साथ अमाउंट पे करने को बोल देते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस। अब लाइक एग्जांपल के तौर पर जो भी बंदा, जो भी मेंबर एक साथ अमाउंट पे करेगा, छोटी मोटी अमाउंट नहीं होनी की पहली बात तो, और दूसरी चीज है जब वो एक साथ अमाउंट पे करेगा तो एग्जांपल के तौर पर वहां वो जो एनजीओ होगा उसके ऊपर एक लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, है ना। वो फिर उसको गलत तरीके से कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। हो सकता है जो लाइफ मेंबरशिप फीस दे रहा है उससे पूछ लिया कि भाई तुमने इस पैसे का करा क्या, हालांकि नहीं आ सकता है। एक लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है, लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है मीन वो तुम्हारा कैपिटल नेचर का होता है, है ना। तो एग्जांपल के तौर पर ये रिसिप्ट, ठीक है, रिसिप्ट होती है। दूसरा इसे इसका इफेक्ट कहां पड़ेगा तुम्हारा, ठीक है, बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी साइड, बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी साइड। तो ये तुम्हारी सोर्सेस ऑफ इनकम है, लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तुम्हें बार बार चीजें देखने को मिलती है ना। जब रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट बनाओगे तो रिसिप्ट साइड में ये सारी तुम्हें देखने को मिलती है। ठीक है, तो तुम्हें पता होगा कि भाई ये सब्सक्रिप्शन कहाँ जाएगा, ठीक है, एंट्रेंस फीस कहाँ जाएगी, डोनेशन कहाँ जाएगा, ठीक है, लेगेसीज कहाँ जाएगी, ग्रांट्स कहाँ जाएगा, फंड कहाँ जाएगा। तो इस तरीके से तुम्हें जो है आसानी हो जाएगी जब तुम अपना, ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाओगे। ठीक है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। अगला हम इसमें प्रोफार्मा देखते हैं। प्रोफार्मा किसका देखेंगे, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट का प्रोफार्मा देखेंगे, और साथ ही साथ देखेंगे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का प्रोफार्मा, है ना। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट का और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का प्रोफार्मा देखते हैं। ठीक है, इसके अंदर किस तरह से, मतलब कौन कौन सा आइटम किस किस साइड जाता है, उसका प्रोफार्मा क्या होता है, ठीक है, बनता किस तरीके से। ठीक है, क्लियर अप करो। ध्यान से देखना, देखो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट का मैं पहले बता चुका हूँ। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट से तुम्हारा बनता है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में भी 2 साल की बैलेंस शीट बनती है, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट, प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट बनती है और करंट ईयर की बैलेंस शीट बनती है। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में। अब देखो मेन चीज अगर इसके प्रोफार्मा की बात करूँ तो मान लो एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, तुम यहाँ पर पहले रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट का प्रोफार्मा देखते हैं। ठीक है, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, रिसिप्ट एंड पेमेंट। ठीक है, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बना हुआ है। ठीक है, देखो मेरे अगर मैं एग्जांपल के तौर पर बात करूं, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट तो लाइक ए कैश बुक, कैश बुक की तरह होता है। इस बात को रखना, यहाँ पर कैश आता है तो रिसिप्ट साइड, कैश जाता है तो पेमेंट साइड। यहाँ पर प्रीवियस ईयर का बैलेंस भी इंक्लूड हो सकता है और नेक्स्ट ईयर का बैलेंस भी यहाँ पर इंक्लूड हो सकता है, और करंट ईयर का तो होता ही होता है। आ रहा कि नहीं आ रहा समझ में। ठीक है, यानी रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट के अंदर, ठीक है, इट इज लाइक ए कैश बुक, ये कैश बुक की तरह होता है। ठीक है, यानी पैसा आता है इधर, जाता है इधर, हमें आना और जाना से देखना है पैसे का। ठीक है, मनी का आना और जाना देखना है। तो लाइक एग्जाम्पल के तौर पर हो सकता है, मान लो हम रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं 2022 के लिए। अब 22 के लिए हमारा करंट ईयर 22 हो गया, है ना। अब 22 के अंदर मतलब खुद 22 का भी बैलेंस आएगा, 22 के अंदर जितनी भी रिसिप्ट होगा वो आएगी सारी की सारी। हो सकता है जो पुराना प्रीवियस ईयर है 21, ठीक है, 2021, उसका रुका हुआ बैलेंस, आउटस्टैंडिंग बैलेंस इस करंट ईयर के अंदर आ जाए, है ना। तो यानी तुम्हारा प्रीवियस ईयर का बैलेंस भी तुम्हारा करंट ईयर के अंदर आ सकता है।
और हो सकता है तुम्हारा जो नेक्स्ट ईयर के अंदर बैलेंस आना था, अगले साल जो बैलेंस आना था वो इसी साल आ जाए, यानी नेक्स्ट ईयर का भी बैलेंस इसके अंदर आ सकता है। ठीक है, तो रिसीव्ड और पेमेंट अकाउंट के अंदर रिसीव्ड साइड में तुम्हारा, ठीक है, प्रीवियस ईयर का भी हो सकता है, नेक्स्ट ईयर का भी हो सकता है और करंट ईयर का तो होता ही है। आ रहा है कि नहीं? इसी तरीके से पेमेंट साइड में, पेमेंट साइड के अंदर जब तुम पेमेंट कर सकते हो सकता है रुपए में बैलेंस का पेमेंट कर रहे हो, पुराना बैलेंस का, हो सकता है करंट ईयर के बैलेंस का पेमेंट कर रहे हैं और हो सकता है एडवांस में पेमेंट कर रहे हो नेक्स्ट ईयर का। आ रहा कि नहीं में? तो रिसीव्ड और पेमेंट अकाउंट से मैं रिसीव्ड और पेमेंट अकाउंट क्या होता है, ठीक है, और इस रिसीव्ड और पेमेंट अकाउंट से बनाते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट, है ना। तो बैलेंस शीट को तो सब जानते हो कि बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है, बैलेंस शीट तो सब जानते हो, बैलेंस शीट को तो बताने की जरूरत है नहीं। लाइक इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट देखो कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनता है और इसको डाल लो कि रिसीव्ड और पेमेंट अकाउंट लाइक ए कैश बुक, ठीक है, ये कैसा होता है, कैश बुक की तरह होता है ये, ठीक है, इट इज लाइक ए कैश बुक, ये कैश बुक की तरह होता है, इसके अंदर केवल कैश का आना और जाना देखा जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद इस रिसीव्ड और पेमेंट अकाउंट से हम बनाते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है। तो बैलेंस शीट तो सब जानते हैं कि कैसे बनती है, ठीक है। बाकी इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट देखो कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनता है ना। तो देखो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है, फॉर करंट ईयर डेबिट साइड होती है इसकी, क्रेडिट साइड। इसमें डेबिट साइड में यहां आते हैं तुम्हारे एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट, ठीक है। अब देखो मेन चीज क्या, एक बात समझ में आई कि जब हम रिसीव्ड और पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो वहां अगला पिछला सब इसके अंदर शामिल हो जाता है पहले, मगर जब इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट होता क्या है, इट इज लाइक ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना। ये एक प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की तरह होता है ना। यहाँ पर ये एक तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की ही तरह होता है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को समझ लो तुम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है, ठीक है। अब नॉर्मली इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हो तुम करंट ईयर के लिए, तो करंट ईयर के अंदर जो खर्च हुआ हम इसके अंदर प्रीवियस ईयर या नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंडिचर इंक्लूड नहीं करते हैं। जो केवल करंट ईयर के एक्सपेंडिचर होंगे वो डेबिट साइड में आ जाएंगे, करंट ईयर के जो भी एक्सपेंडिचर होंगे वो डेबिट साइड में जाएंगे और जो करंट ईयर की इनकम होगी वो क्रेडिट साइड में जाएंगे। इसके अलावा अगर मान लो एग्जाम्पल के तौर पर मान लो तुम्हें टोटल इनकम रिसीव हुई है 20,000 रुपए और 5,000 रुपए प्रीवियस ईयर का है, उनके अंदर इंक्लूड प्रीवियस ईयर का 5,000 इंक्लूड है, तो हम प्रीवियस ईयर का माइनस करेंगे तो 15,000 रुपए बचेगा केवल करंट ईयर का, और हम करंट ईयर की इनकम या करंट ईयर का एक्सपेंडिचर दिखाएंगे। हम जो है केवल और केवल करंट ईयर से रिलेटेड इसके अंदर आते हैं, इसके अलावा प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर का जो भी आइटम होगा वो हम माइनस कर देंगे, इंक्लूड है तो, ठीक है, इंक्लूड है तो माइनस करेंगे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, इस बात को याद रखना है, ठीक है। अभी अगली वीडियो में क्या होगा, अगली वीडियो में एक क्वेश्चन होगा, ठीक है, तो उस अगली वीडियो में हम उस क्वेश्चन से रिसीव्ड और पेमेंट अकाउंट बनाना सीखेंगे, की भी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो उस वीडियो को मिस बिल्कुल ना करें, ठीक है।